झारखंड में नौकरी की तलाश में लगे हुए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जोहार। जेपीएससी वो केंद्र में रह करके हम लोगों ने झारखंड जीएस के ऊपर एक 90 दिनों की विशेष श्रृंखला शुरू की है और उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में इस क्लास के साथ हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऐप पतंजलि सिविल एकेडमी के ऊपर यह कक्षा लाइव संचालित की जा रही है और आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ने पर हो तो जैसे पूर्व में सूचना दिए गए हैं, संस्थान के नंबर पर कॉल करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम दूसरी क्लास है, जैसा कि हमने आपके साथ प्रोमिस किया था कि हम बात करने वाले हैं झारखंड में विस्थापन की समस्या और विस्थापन की समस्या को हल करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा निर्मित विस्थापन पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और इस राज्य का विस्थापन शब्द के साथ बड़ा गहरा लगाव, लेकिन यह लगाव आनंद नहीं, कष्टदायी। कहा जाता है कि झारखंड के लिए रत्न गर्भा होना ही झारखंडियों के लिए श्राप बन गया। आपके सामने दो इमेज है जो हमारे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। आप पहली इमेज में देख रहे हैं कि एक बड़ा सा प्लांट जो झारखंड में स्थापित है, बोकारो थर्मल प्लांट की एक चमचमाती हुई इमेज दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी ओर आप मेरी तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि कुछ आदिवासी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, महिलाओं के साथ माथे पर बक्से, झोले, बोड़े टांगे हुए अपने क्षेत्रों से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक झारखंड की सच्चाई को रूबरू करने वाली तस्वीर है। झारखंड भारत का मिनरल हब है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। कहा जाता है कि झारखंड में भारत के कुल खनिज भंडार का अप्रॉक्स 35% भंडार यहां पर है। अगर देखा जाए तो 40% खनिज उत्पादन गतिविधियां झारखंड से संचालित की जाती, लेकिन यह खनिज झारखंडियों के जीवन में कोई उम्मीद और आशा की किरण लेकर नहीं है, बल्कि उनके जीवन में विनाश लेकर के। आपको इस इमेज से बाहर निकालते हुए थोड़ी आगे लेकर के चलें तो एक और आंकड़ों के साथ हम आपके साथ आते हैं। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, यहां देखिए, खनिजों की दृष्टि से यह राज्य इतना मूल्यवान है कि पूरे भारत के 19% कोयला का प्रोडक्शन झारखंड से होता है। ठीक है, जितना आयरन ओर है उसमें से भारत के कुल आयरन ओर का 11% झारखंड से प्राप्त होता है। इसी प्रकार कॉपर का 8% और बॉक्साइट का 9%, ग्रेफाइट का 8% और यूरेनियम के हिसाब से देखिए या कोई और दूसरे खनिजों का इतिहास निकालिए, झारखंड का चप्पा चप्पा खनिजों से भरा हुआ है। और जब मैं औसत आंकड़े आपको बता रहा हूं तो 35% कंट्रीब्यूशन यानी 1/3 मिनरल्स पूरे भारत को झारखंड से मिल रहे हैं। लेकिन जिस अनुपात में खनन हो रहा है, जिस अनुपात में उद्योग लग रहे हैं, उसी अनुपात में नीचे की तस्वीर एक और भयावह दृश्य उत्पन्न कर रही है। उसे भी आंकड़ों के लिहाज से देखिए। झारखंड में खनिज होने के कारण और खनिजों की खुदाई के कारण 25 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, यानी विस्थापित होना पड़ा है एक स्थान से दूसरे स्थान। यहां पर आप कारखानों का नाम सुने होंगे, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बोकारो थर्मल पावर। ठीक है, पूरी की पूरी धनबाद कोल नगरी है, कोल वासनी से पटी हुई है। सिंदरी का कारखाना, मनिका कारखाना, आप जाइए लोहरदगा, बॉक्साइट की बड़ी बड़ी खाने, हिंडाल्को कंपनी सेटल है। मुरी, गोमियो, घाटशिला, जमशेदपुर इस्पात नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। कितने शहर, कितने स्थानों का नाम बताया जाए जिनमें चकमकाते चेहरे आपको दिखाई देंगे। काफी शहरों में रौनक दिखाई देती है, लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद है। लेकिन उस आनंद के पीछे इन कारखानों को लगाने के लिए
12.5 लाख झारखंडियों को अपना घर छोड़कर दूर के जंगलों में भटकना पड़ा है। यह दृश्य झारखंड की हकीकत है। आप जरा देखिए इरिगेशन परियोजना, झारखंड में बड़ी परियोजनाओं में आपने डीवीसी का नाम सुना होगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का आपने सुना, कोयल कारो परियोजना का नाम सुना होगा, शंख परियोजना का नाम सुना होगा, मंडल डैम परियोजना का नाम सुना होगा। ये बड़ी बड़ी जो सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं, मयूराक्षी परियोजना, उनसे भी 16.4 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। बात करें तो इसी प्रकार आपको वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। आप पलामू के लातेहार क्षेत्र में जाइए, आपको बेतला टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। इस टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार बाघ की गणना की गई थी। इसी प्रकार आप सिंहभूम के क्षेत्र में जाइए, यहां का सारंडा का जो जंगल है उसमें पहली बार 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार और भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हैं, वो झारखंड में स्थापित की गई हैं। और इन वन्य जीव परियोजनाओं से राज्य के 11 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार कहती है कि झारखंड में खनिजों के उत्खनन एवं कारखानों की स्थापना, वन्य जीवों की स्थापना, सिंचाई एवं बिजली परियोजनाओं के कारण 30 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। जबकि इस क्षेत्र में काम करने वाले, विस्थापन समस्या का अध्ययन करने वाले वास्तविक कीड़ों का अनुमान है कि राज्य में 70 लाख लोग इन कारणों से अपने घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल गए। यानी पूरी आकलन आपको चौंका देगी। आंकड़े भयावह हैं और यह लोगों को प्रेरित करते हैं कि झारखंड तो जगमग है, परंतु झारखंड के रहने वाले झारखंडियों के घरों में दिए ठीक से नहीं जलते। अब देखिए, एक समय था जब झारखंड बिहार का भाग हुआ करता था और उस समय झारखंड के नेता इसे बिहार का उपनिवेश कह करके बुलाते थे। झारखंड के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि झारखंड के संसाधनों पर झारखंडी लोगों का हक होना चाहिए। लेकिन 15 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ। लेकिन विस्थापित परिवारों को क्या मुआवजा मिलेगा, विस्थापितों का चयन कैसे किया जाए, विस्थापितों को लाभ क्या मिलेगा, इसके ऊपर पॉलिसी बनाने में 8 वर्ष लगे। राज्य में विस्थापन, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 में घोषित की गई। अभी और एक बात आपको बता दें, इसके बाद राज्य के पास था कि वहां पर राज्य में विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। केमोबेश जितनी भी सरकारें सत्ता में आती हैं, कहती हैं कि जल्द ही एक विस्थापन आयोग गठित किया जाएगा जो विस्थापितों की पहचान करेगा, भूमि के आदान प्रदान को लेकर के एक अच्छी रूपरेखा तैयार करेगा, लाभ उचित व्यक्ति तक मिले इसकी आइडेंटिटी तय करेगा। लेकिन आज भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 23 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी राज्य में विस्थापन आयोग काम नहीं कर रहा है। यानी सपने तो सभी दिखाते हैं, परंतु ये सपने कभी पूरे नहीं होते। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग पहले ये आंकड़ों में देखेंगे कि झारखंड में आखिरकार विस्थापन किन परियोजनाओं के कारण हुआ है, कहां हुआ है, किस क्षेत्र में हुए हैं, और फिर 2008 में राज्य सरकार ने जो पॉलिसी लाई है वो निस्संदेह एक अच्छी पॉलिसी है। उसके ऊपर अच्छे से अगर वर्क किया जाए तो यह झारखंडी लोगों के घावों को, बरहमों को भरने में काफी हद तक प्रभावशाली साबित हो सकती है। परंतु उस दिशा में न कोई कार्य योजना है, न कोई एक्शन प्लान है, और न ही इसके ऊपर कोई सरकार की गंभीरता दिखाई देती है। क्या दुख था अगर झारखंड में बड़े बड़े उद्योग लगते, यहाँ के खनिजों का दोहन होता। लेकिन बड़े बड़े उद्योग लगाने वाले लोगों के पास अपने इंडस्ट्री को लगाने के लिए तो पैसे होते हैं, वे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अपने इंडस्ट्री के इन्वेस्ट पर खर्च करते हैं। लेकिन उस इन्वेस्ट में सबसे पीछे कोई रह जाता है तो जमीन देने वाला वह राज्य का आदिवासी या मूलवासी जिसकी जमीन उस परियोजना के लिए ली जाती है। लेकिन उनके लिए एक अच्छे घर का निर्माण करना भी लोग उचित नहीं समझते, उनके लिए आदर्श परिवेश का भी निर्माण करना लोग उचित नहीं समझते।
आज मैं जब बताऊंगा आपको कि विस्थापन एवं पुनर्वास नीति जो 2008 में बनी है, उसमें जितने प्रोविजन है अगर ठीक से अमल कर दिया जाए तो झारखंड के आदिवासियों का और मूलवासियों का भाग्य बदल जाए। आखिर क्या है उसमें, इन सारी बातों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। लेकिन इसके पहले आपको झारखंड के विस्थापन से जुड़े कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। ये आंकड़े आपके समझ को भी विकसित करेंगे और आपके परीक्षा की तैयारियों को भी आगे ले जाने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो पहले हम आंकड़ों पर लेकर के आपको चलते हैं। लीजिए, झारखंड में विस्थापन एवं पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि झारखंड में 65 लाख लोग विकास के नाम पर विस्थापित किए जा चुके हैं। मतलब खनिजों के उत्खनन से 25.5 लाख, कल कारखानों से 12.5 लाख, सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 16.5 लाख और वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य एवं अन्य मामलों से 11 लाख। विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि यह वह राज्य है, शायद भारत का इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां की कुल आबादी का 1/4 आबादी ही विस्थापन का दर्द झेल रही है। यानी 25% लोग अपने घरों से बेघर हो गए। क्यों? क्योंकि यहां चमचमाती हुई ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां लगाई जा सकती। कहते हैं कि अभी भी अगर देखा जाए तो झारखंड में 3-4 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं और इन परियोजनाओं से भी बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। इन परियोजनाओं के नामों में जो बड़ी बड़ी नाम है, उनमें से कुछ नामों को आपको दिखना चाहिए। हालांकि ये भी बता दें कि इनमें से कई परियोजनाओं को झारखंड सरकार ने बंद करने की घोषणा की। कहते हैं कि इन परियोजनाओं में एक परियोजना है कोयल कारो परियोजना, इसका संबंध सिंचाई परियोजना से है। इस परियोजना को झारखंड सरकार ने घोषणा कर दिया है कि अब यह परियोजना बंद कर दी जाएगी, यानी यह परियोजना फिलहाल बंद कर दी गई है। दूसरी, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना। दरअसल नेतरहाट में पुलिस अधिकारी एवं पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए एक फायरिंग रेंज बनाई गई है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में चूंकि ट्रेनिंग से जुड़ी गतिविधियां चलते रहती हैं, अतः उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों को उस इलाके से खाली करा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ट्रेनिंग के दौरान अगर आदिवासी सामने आते हैं तो उन पर जान पर खतरा मंडराता है। इसी को ध्यान में रख करके इस परियोजना को बंद करने का बात उठ रही थी, लोग विरोध कर रहे थे। तो सरकार ने फिलहाल ये भी कहा है कि हम इस परियोजना को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। यह परियोजना पूरी तरह से बंद नहीं की गई है, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि झारखंड में पुलिस विभाग के ट्रेनिंग के लिए 2 ही सेंटर काम करते हैं, एक हजारीबाग का पद्मा सेंटर और दूसरा नेतरहाट का फील्ड फायरिंग रेंज। अतः यह राज्य की एक आवश्यकता है और इस पर काफी विचार विमर्श के बाद ही किसी डिसीजन तक पहुंचा जा सकता है। कोयल कारो परियोजना का इतिहास आपको बताएं तो आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा कि यह परियोजना 1973 में स्टार्ट किया गया था। यह भी एक दुर्भाग्य है। अगर कोई परियोजना शुरू हुई, और जरा कल्पना कीजिए कि 28 ईयर्स 2000 से पहले, राज्य के गठन के पहले, और राज्य के गठन के 23 वर्ष बाद, यानी 50 वर्ष बीत गए एक परियोजना को पूरी करने में। जब यह परियोजना बनी होगी तो इसकी लागत 10 करोड़ रुपए होगी, तो आज वो परियोजना 1600 करोड़ की हो जाएगी। एक धन का भी व्यय का मामला है। कहते हैं कि इस परियोजना का बार बार विरोध हुआ, 1-2 बार इसको लेकर के पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। इसके बाद यह परियोजना बंद कर दी गई। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की परियोजना ये भी काफी पुरानी है और ये 1964 से चल रही है। इस योजना में 245 गांवों के 2.5 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। ठीक है, या इसको लेकर के आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित होना पड़ा है। पिछले 30 वर्षों में यहां से लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और झारखंड सरकार ने आखिरकार 17 अगस्त 2022 को, जो वर्तमान सरकार है, उसने घोषणा की है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना बंद कर दी जाएगी। यानी 2 परियोजनाएं जो अभी बड़ी परियोजनाएं थी, इन दोनों को बंद करने का ऐलान किया जा चुका है। स्थानीय जनजाति एवं गैर जनजातियों के विरोध का मुख्य कारण उनके हजारों एकड़ जमीन को विकास के नाम पर अधिग्रहित करना
और उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करना है। देखिए, अगर विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें लोगों को साथ देना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकास में सभी प्रकार के कार्य के लिए धन मौजूद है, लेकिन विस्थापित परिवारों को घर बसाने के प्रति न तो संवेदना है और न धन दिखाई देता है। तो हम एक व्यक्ति अपनी कुर्बानी, अपनी गरीबी के मूल्य पर झारखंड के विकास के सपने देखे, ये बात एक समान इंसान के भी समझ से परे। अतः इस नियमावली में जो बातें हैं उस पर आगे भी गौर किया जाना चाहिए। कहते हैं कि झारखंड में विकास एवं औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापन का योजनाबद्ध इतिहास 1893 में स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि झारखंड में पहली बार विकास के नाम पर जमीन लेने की शुरुआत कब की गई, तो 1893 में। और यह एक रेल प्रोजेक्ट के नाम पर जो है सो किया गया कि यहां से एक रेलवे की परियोजना गुजरेगी तो जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। चलिए, आजादी के बाद झारखंड भारतीय उद्योगों का मुख्य स्थान बना। मतलब आप इन चीजों को ऐसे समझिए, आजादी से पहले रेलवे एवं खनिज के उत्पादन के कारण यहां जमीन का अधिग्रहण हुई। आजादी के बाद झारखंड में देखिए तो रांची के पास ही आपको एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। आजादी के ठीक बाद 1948 में डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना की शुरुआत की गई। ये सब बड़ी परियोजनाएं थी जिसमें लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। कहते हैं कि झारखंड की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या 1931 में, ये भी आंकड़ा है, समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 1931 में जब जनगणना हुआ, सेंसस रिपोर्ट आई, तो झारखंड के जो अभी क्षेत्र हैं इसमें 50% आदिवासी। और आज जब हम लगभग 100 साल के बाद इस ग्राफ को देख रहे हैं तो झारखंड में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात 26.01% रह गया है। ठीक है, 26.2% रह गया है। अतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आवश्यक है कि अनुसूचित जाति एवं स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने इस पॉलिसी का निर्माण किया है। देखिए, कुछ आंकड़े हैं। 1893 में राजमहल से मुगल सराय रेल लाइन बनाया जा रहा था, उसके लिए जमीन अधिग्रहण हुई, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में थे तो आंकड़े ठीक से प्राप्त। 1893 में ही झरिया कोयला, आप जानते हैं झरिया का कोयला बहुत फेमस है, लोग इसके बारे में कई कई कहावतें कहा करते थे। काफी इंटरेस्टिंग कहावत है, आपको बताएं। बिहार में एक बड़े चर्चित गायक हुआ करते थे, उनका नाम होता था भिखारी ठाकुर। उन्होंने एक गाना गाया, फेंक दिले थरिया बलम गईले झरिया पहुंचे लेकिन। यानी धनबाद के बगल में जो झरिया आज कोयले की तपिश में जल रहा है, एक समय किसी को कहीं नौकरी नहीं मिलती थी तो झरिया आ जाता था। मतलब ये गाना इस भाव को दर्शाता है कि अगर बिहार में रोहतास जिले, बक्सर जिले में अगर कोई आदमी खाने पर बैठा हो और उस खाने में उसे वैरायटी की सब्जी और चोखे न परोसे गए हो तो अपने बीवी पर गुस्सा करके थाली को फेंक देता है कि क्या खाना बनाई हो। तो स्वाभाविक है कि बीवी गुरगुरा के देखी होगी कि बनाए क्या, कुछ घर में रहेगा तब तो फेंक के थरिया वो सीधे कहाँ आता था, झरिया आ जाता था कि चलो कहीं नहीं नौकरी मिलेगी तो झरिया में नौकरी जरूर मिल जाएगी। क्या जी बोल रही, समझ रहे हो ना। तो फेंक दिले थरिया बलम गईले झरिया। अब झरिया में नौकरी करेंगे बलम जी, कुछ पैसा कमाएंगे, भेजेंगे, तो अगली बार जब बलम जी को थाली परोसा जाएगा तो उसमें चोखा, चटनी, अचार सबका व्यवस्था भरपूर रूप से, पापड़, घी सबका व्यवस्था दिया जाएगा। यानी यह धन दोहन का कितना बड़ा तंत्र था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1907 टाटा
आयरन एंड स्टील कंपनी, पहले इसका नाम होता था टिस्को।